हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट वाले वीडियो के अंदर आवेश संबंधी अवधारणाओं के ऊपर समझा था, उनको देखा। आवेश किसे कहते हैं, आवेशन का कारण क्या है, आवेशन की विधियाँ कौन सी हैं और साथ साथ आवेशों के गुणधर्म आपने उसको देखा, समझा। उसके संबंधित कोई भी जो आपके सुझाव है वो आप कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें, जिससे कि आने वाले और वीडियो में भी अपन सुधार कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें और बेल आइकन रखें हमेशा, जिससे क्या होगी जब भी कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही प्रयास रहेगा कि आपको लगातार वीडियो मिल सके, जिससे आपकी भी रेगुलरिटी बनी रहे, क्योंकि पढ़ने का कोई फायदा हो। ठीक है, तो बच्चों आज अपन नया टॉपिक लेते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था, या लास्ट वाले जो भी आपका वीडियो आपने देखा आवेश वाला, उसमें अपन ने पढ़ा था कि कोई भी दो आवेश हैं उनके मध्य हमेशा बल लगता है, जिसको अपन विद्युत बल बोलते हैं। कि अगर दोनों आवेश धनात्मक है तो प्रतिकर्षण, दोनों आवेश ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षण बल, और दोनों आवेश यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, विपरीत प्रकृति है, तो उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण, जिसको अपने विद्युत बल कहा था। उस विद्युत बल की अवधारणा को कूलाम ने बताया, और कूलाम का नियम है वो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही समझाता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। जैसे अपन एक समझने लेते हैं, अपन कहते हैं भाई Q1 और Q2 दो आवेश लिए, जो किस दूरी पर स्थित है, R पर। तो यहाँ पर Q1 और Q2 किसको माना आपने, दो स्थिर आवेश। Q1 और Q2 क्या है, स्थिर आवेश। ठीक है, और R क्या है, आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। ठीक है, तो कूलाम नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी दो आवेश Q1 और Q2 कोई R दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल, अब वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये तो किस पे निर्भर करेगा कि Q1 और Q2 आवेश की नेचर, मतलब प्रकृति कैसी है, कि ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, जो भी है। ठीक है, तो कूलाम ने क्या कहा कि इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, विद्युत बल, इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। प्रथम बात क्या कही कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात, अर्थ क्या हुआ कि मान लो F कोई बल है, वो समानुपाती किसकी है, Q1 इंटू Q2, दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। दूसरी बात क्या कही, आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब दूसरे में क्या कहा इसने कि F व्युत्क्रमानुपाती R²। ये दो स्टेटमेंट कूलाम ने दिया। तो कूलाम का नियम लगेगा कब, कि दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हो। अब अपन ने कहा कि दो स्थिर आवेश कोई भी R दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य लगने वाला बल है, जो विद्युत बल है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों स्टेटमेंट, दोनों को एक साथ अगर अपन पढ़ें तो क्या कहेंगे, देखो समीकरण 1 व 2 से अगर एक साथ बात करें तो अपन क्या कहेंगे, F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R²। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आप भी जानते हो कि हमेशा समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए नियतांक लेते हैं।
तो यहाँ पर नियतांक किसको लिया जाता है, के को। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो के क्या है, समानुपाती नियतांक। ये अपना समा। अब के का मान होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, देखो के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये इसकी मान होता है, इसका 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। अब देखो ये के में जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर एक नई भौतिक राशि पता लगी अपने को, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। पहली बात, मतलब हकीकत में क्या होता है, ये विद्युतशीलता है, ये आपका एक तरह का माध्यम नियतांक है कि आपने ये दोनों आवेश जो Q1 और Q2 जो आपने रखे हैं, इनके मध्य अगर जो भी माध्यम होगा उसकी चर्चा के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, निर्वात की विद्युतशीलता, पहली बात। अगर एप कोई माध्यम होगा, अपन क्या लिखे, माध्यम की स्थिति, माध्यम की स्थिति में, देखो ये मोस्ट बात है, माध्यम की स्थिति में के इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, माध्यम। यहां पर अपन एप्सिलॉन के आगे क्या लिखेंगे, माध्यम। मतलब उस स्थिति में जब के का मान है वो 9 गुणा 10⁹ नहीं हो सकता, जब अगर दोनों आवेशों के मध्य कोई निर्वात के अलावा माध्यम हो सकता है, चालक माध्यम हो सकता है कुचालक माध्यम, उस स्थिति में के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम। प्रत्येक माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो आप, कई बार अपने को क्वेश्चन आ जाता है, एक तो विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता का क्या पूछ लेते हैं, मात्रक का मात्रक, ठीक है। मात्रक व विमा, ये कई बार पूछी जाती है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो अपने पास F इज इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अपने को एप्सिलॉन का मात्रक लेना, तो अपन क्या इसको समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, एफ गुणा आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। या अपन क्या करें, 4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, समीकरण उल्टा हो जाएगा। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई Q1 Q2 एफ इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आप मात्रक बढ़ाओ, मात्रक एप्सिलॉन का मात्रक क्या बनेगा, देखो 4 विमाहीन राशि पाई विमाहीन, Q1 Q2 कौन है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम गुणा कूलाम, इसका भी कूलाम इसका भी कूलाम, बट्टे में नीचे कौन है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर कौन है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और दूरी का क्या स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया एप्सिलॉन का, कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपकी विद्युतशीलता का मात्रक है, कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है, विमीय सूत्र निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो कूलाम का क्या होता है, A1T1, कूलाम का क्या होता है, A1T1। न्यूटन का आपको ध्यान होना चाहिए 11th क्लास के अनुसार, M1 L1 T की घात -2 इंटू L2। तो क्या बन गया, देखो टोटल M की घात -1, L कितना हो गया, देखो M ये तो हो गया, L1 और L2 मिलके क्या हो गया, L³ हो जाएगा, L³ होगा तो ये ऊपर जाके माइनस का L³, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर कूलाम स्क्वायर है ना, तो T की घात है वो -2 और ऊपर 2 हो जाएंगे, तो T की घात 4 1 की घात 2। ये आपका इसका विमीय सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है कि विद्युतशीलता की मात्रक और विमा। तो मात्रक तो आप कूलाम के नियम से निकाल लो,
कूलाम का फॉर्मूला है, तो आपको मात्रक याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखो, फिजिक्स के अंदर आप थोड़ा याद करने का सिस्टम कम रखें। फिजिक्स हमेशा क्या होता है, डेरिवेशन होता है, डेराइव करते हैं आप। एक चीज़ आएगी तो अगली अपने आप आती जाएगी। इसका एक तो क्या लगातार रहना बहुत आवश्यक होता है, रोज़ आप हर टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक आपको आना चाहिए। और कोई भी चीज़ है उसको आप याद करने की बजाय उसको समझने का प्रयास करें। अब जैसे अगर आप इसको ऐसे रटने की कोशिश करें कि हाँ विद्युशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में याद आप भूल जाएं। लेकिन यदि आपने इसको इस फॉर्मूले के साथ, कूलाम के साथ अगर आपने इसको पढ़ा और उसके अनुसार याद रखेंगे तो आपको कभी भी अगर याद नहीं होगा तो आप 2 मिनट में निकाल लेंगे कि हाँ इसका ये मात्रक बनता है और ये से विमा निकल जाएगी। ये आपकी इसके अंदर लीजिए। अब देखो, ये तो अपना कूलाम के नियम की डेफिनेशन हुई और विद्युशीलता का बारे में अपन ने जाना। विद्युशीलता क्या है, माध्यम नियतांक है, प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होती है। अब देखो इसमें 2-3 मुख्य बात है वो ध्यान रखना है। एक तो निर्वात की स्थिति में विद्युत बल, या इसको आप कूलाम बल भी कह सकते हो, कूलाम बल सर्वाधिक होता है, ठीक है। और दूसरी मुख्य बात, चालक माध्यम की स्थिति में कूलाम बल शून्य होता है, क्यों होता है देखो, इसका कारण बताओ, इसको समझे आप। F बराबर क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम इंटू Q1 गुणा Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब देखो चालक माध्यम, चालक का अर्थ हो गया कोई सारी धातुएं आगे आ जाएंगी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो चालक है। तो चालक जो माध्यम है उसके अंदर एप्सिलॉन का मान है, वो धातु या चालक कह सकते हो, चालक के लिए इसका मान अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, इसकी विद्युशीलता। तो देखो F बराबर 1/4 पाई गुणा अनंत गुणा Q1 गुणा Q2 बट्टे R स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ये मोस्ट बात है, ध्यान रखना। चालक माध्यम की स्थिति में कूलाम बल का मान 0 तक। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको कभी घुमाने में कि 2 आवेश हैं जो r दूरी पर रखे हुए हैं, उनके मध्य पहले निर्वात की स्थिति थी, फिर अगला कह देगा यदि हम उसके बीच में कॉपर भर दें, लोहा भर दें, चांदी भर दें, सोना भर दें, ऐसे धातु का नाम लेगा, तो बताओ बल के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है कि जब कोई भी धातु का नाम आ जाए तो आपको बताना है कि बल का मान क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि धात्विक स्थिति के अंदर बल का मान क्या हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि धातु के लिए विद्युशीलता का मान क्या होता है, अनंत। ठीक है, ये अपना कूलाम का नियम। अब देखो अपन इसका आगे देखते हैं, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण अपने बोर्ड एग्जाम में ज्यादा काम में आता है सदिश निरूपण, और वैसे कंपटीशन के अंदर इसके में छोटी मोटी चीजें आपको कहीं ना कहीं देखो काम में तो आनी ही आनी है। सदिश नियम का अर्थ हो गया कि ये तो पता लगे कूलाम जो बल है, विद्युत बल है, ये बल तो सदिश राशि है ही, तो इसका सदिश निरूपण तो होगा। इसके लिए अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई। जैसे मान लो ये अपने एक्स ले लिया और ये क्या ले लिया, वाई। कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक तल है जिसमें कोई 2 आवेश रख दिया अपने, एक Q1 रख दिया और एक क्या रख दिया, Q2। तो इनके यहाँ से मूल बिंदु से इनके स्थिति सदिश ले लें, ये कोई हो गया R2 स्थिति सदिश, और Q1 के लिए अपने क्या ले लिया, R1 स्थिति सदिश, इनकी स्थिति बताने के लिए। ठीक है, अब देखो अपने को कूलाम के नियम के अंदर अपन जानते हैं 2 आवेशों के अलावा इनके बीच की दूरी चाहिए। तो बीच की दूरी या तो Q1 से Q2 की नाप लें या Q2 से Q1 की। जैसे अपन ने ये ले ली Q1 से Q2, तो अपन लिख सकते हैं R21। क्या लिख दिया, R21। अब जरूरी नहीं आप ऐसे लिख, इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसे भी दूरी नाप सकते हैं। बात तो है कि एक आप Q1 आवेश से Q2 तक की या फिर Q2 से Q1, तो इसको क्या लिख देंगे आप, R12। ठीक है, अब देखो आप सदिश नियम के अनुसार देखो R1 वेक्टर
प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ये किससे आया अपना, देखो R1 वेक्टर और आगे क्या इसके साथ क्या जुड़ा, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। किसके आया है, त्रिभुज नियम से। सदिश का कौन सा नियम काम में आ रहा है यहाँ पे, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम तो देखो यहाँ से R1 और R2 तो आप जानते हैं स्थिति सदिश है, लेकिन R21 कौन हो गया, ये आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये अपने पास जो मानना था उसको ज्ञात कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आप इधर से सदिश नियम लगा दो। आप देखो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो R12 वेक्टर क्या हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आ गया। तो आप इन दोनों समीकरणों से देखो, आप ए समीकरण और बी समीकरण से, इससे क्या समझ में आया कि दोनों देखो R2 में से R1 घट रहा है, यहाँ R1 से R2 घट रहा है। तो परिमाण है, मतलब वैल्यू तो एक ही बात है, लेकिन सदिश के रूप में अगर अपन बात करें तो इनकी दिशा अलग अलग आएगी, क्योंकि ये दो में से एक घट रहा है, यहाँ एक में से दो घट रहा है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं R21 वेक्टर मोड, मोड का जानते हो परिमाण, R12 वेक्टर का मोड। तो इन दोनों के परिमाण तो क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, लेकिन अगर अपन सदिश रूप में बात करें तो R21 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर, ये सदिश रूप में अगर दोनों बराबर लिखेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि दिशा देखो इसमें एक की दिशा तो Q1 से Q2 की ओर है और दूसरी की दिशा कहाँ है, Q2 से Q1 की ओर है। इसका इस कंडीशन में अपने को इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर ने देख लिया R1 को वेक्टर को, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कौन है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर है ना, स्थिति सदिश। अब देखो आप अभी कूलॉम नियम से अपने पढ़ा कि प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाते हैं, दो आवेशों के मध्य बल लगता है। तो देखो Q1 और Q2, तो अगर मान लो इन दोनों को अपन प्लस माने तो Q1 पर Q2 प्रतिघर्षण बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो इधर जाएगा। तो अपन कहेंगे F12 वेक्टर Q2 Q1 को इधर लगाएगा। ऐसे ही Q1 Q2 पर लगाएगा तो वो किधर लगाएगा, इधर। तो इसको कहेंगे F21 वेक्टर, मतलब आवेश एक पर आवेश दो द्वारा लगाया गया बल और आवेश दो पर एक द्वारा लगाया गया। ये तो F12 वेक्टर से निरूपित कर दिया, इसको F21 वेक्टर से। तो यहाँ से अपन अगर मान निकालें कि अपन कहें Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल, द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो क्या होगा, अपन कहेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का परिमाण मोड का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही अपन बात करें Q2 पर Q1 द्वारा बल, तो देखो क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड इंटू। अब देखो समीकरण 1 और 2, Q1 पर Q2 द्वारा बल कूलॉम नियम से लगा दिया KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो F12 आ गया। ऐसे Q2 पर Q1 द्वारा बल, ठीक है, तो वो भी क्या होगा F21, तो वही KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो दोनों बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। क्योंकि R12 देखो, इधर देखो आप इसमें समीकरण ए और बी में R21 और R12, ये देखो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ था कि दोनों वैल्यू में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि हम जानते हैं, या ऊपर अपन ने बात करी है क्या, कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, अतः क्या हो जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, कि दो पर लगने वाला बल है
किसके कारण? एक के कारण। वो एक पर दो के कारण लगने वाले बल आपस में दिशा में क्या है? विपरीत, और परिमाण में क्या है? समान। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो F21 वेक्टर मोड बराबर F12 मोड। परिमाण में तो दोनों ये सेम है लेकिन दिशा में विपरीत हो। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ? जो मोस्ट बात है, कई बार पूछे कि कूलॉम नियम न्यूटन के तृतीय नियम की, तृतीय नियम की अनुपालना करता है, अनुपालना करता है। ठीक है ना? न्यूटन तृतीय नियम की अनुपालना करता है। न्यूटन की कौन करता है? कूलॉम। क्यों? तृतीय नियम में तो क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। तो देखो ये भी क्या है, यह भी नहीं कह सकते कि उसमें एक बल लगता है तो दूसरा उसके विपरीत समान परिमाण में विपरीत बल लगता है। सबने पढ़ा होगा। इस कारण देखो F21 और 12 परिमाण में तो समान है लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। ये इसका सदिश निरूपण है। ठीक है। अब एक टॉपिक छोटा सा हो रहा है, उसको तो देख लेते हैं साथ में लगे लगे। ठीक है ना? तो एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, इसका एक नाम और भी होता है। क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका एक और क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। दो नाम है। तो परावैद्युतांक बोलते हैं आपेक्षिक। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर। किससे निरूपित किया जाता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर। ठीक है। एप्सिलॉन अकेला तो विद्युतशीलता थी और ये हो गया एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक। क्या होता है? एफ नोट अपॉन एफ एम। अर्थ क्या हुआ? निर्वात में बल। एफ नोट मतलब क्या हो गया? निर्वात में बल बट्टे एफ एम माध्यम में बल। कैसे? देखो इसको पढ़े। एफ नोट बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और एफ एम क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, क्योंकि विद्युतशीलता चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों का अनुपात लेना है। एप्सिलॉन बराबर एफ नोट बट्टा एफ एम। तो ले आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, और बट्टे में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताएं जो थोड़ी है कैंसिल, तो क्या बन गया? देखो 1/4 एप्सिलॉन नोट अपॉन 1/4 एप्सिलॉन। तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये तो है ना एप्सिलॉन आर, ये चीज आई। तो यहां से चीज क्या पता लगी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो अपन ये भी कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता बट्टे निर्वात की विद्युतशीलता इनका अनुपात क्या कहलाएगा? क्या होगा? एप्सिलॉन आर। दोबारा समझ सकते हो आप। परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता निर्वात में बल बट्टे माध्यम के बल का अनुपात होती है। ठीक है। अब एफ नोट बट्टे एफ एम, तो निर्वात का बल क्या हो गया? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर माध्यम आ गया तो विद्युतशीलता माध्यम की होगी Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। इन दोनों का अनुपात एफ नोट बट्टा एफ नोट। तो अपने अनुपात लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें तो क्या बच गया? 1/4 एप्सिलॉन नोट। इसमें बच जाएगा 1/4 एप्सिलॉन। आप भी जानते हो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका परावैद्युतांक। ठीक है। तो परावैद्युतांक का मान है वो हमेशा क्या होगा कि निर्वात और माध्यम के बल के अनुपात के तुल्य होगी। परावैद्युतांक क्या होगा? निर्वात में और माध्यम के। और वैसे परिभाषा तो ये भी दे सकते हो, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का ये। यहाँ से देखो एक संबंध और भी बनता है कई बार। देखो आप क्या बनेगा? ये नहीं बनता कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर।
किसी माध्यम की विद्युशीलता क्या होगी? पराविद्युतांक इंटू निर्वात की विद्युशीलता। ये भी आपको कई जगह काम में आएगा कि यहाँ से एक संबंध पे कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो बच्चों एक बार अपन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आज अपन ने कूलाम का नियम देखा, उसमें कहा कि कोई भी दो आवेश हैं जो अगर r दूरी पर स्थित है मतलब गतिशील नहीं है, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों को अपन ने एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समानुपाती चिन्ह हटाया तो K नियतांक लिया और K का मान क्या होता है? 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और वैसे इस टोटल का अगर अपन मान की बात करें तो 9 × 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युशीलता, एक नई भौतिक राशि का पता लगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से हमने कहा कि K का मान ये फिक्स नहीं है कि 9 × 10⁹ है, ये सिर्फ निर्वात की स्थिति में है। अगर माध्यम बदल जाएगा तो K का मान हमें अलग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की बजाय यहाँ पर किसको काम मिलेंगे? अपने एप्सिलॉन माध्यम। ठीक है ना। आगे अपन ने देख लिया विद्युशीलता की का मात्रक और विमा निकाला कि हमने इस फॉर्मूले से, कूलाम के नियम के फॉर्मूले से अपन इनका मात्रक निकाल के देख लिया। तो मात्रक क्या आया था? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। विमेय सूत्र मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, निर्वात की स्थिति में विद्युत बल या कूलाम बल का मान अधिकतम होता है, ये चीज। दूसरी, चालक माध्यम की स्थिति में दो कूलाम बल का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर एप्सिलॉन जो आपके माध्यम का जो पराविद्युतांक आएगा वो क्या आएगा? अनंत। मतलब चालक माध्यम का पराविद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, चालक की स्थिति। तो चालक की स्थिति में कई बार पूछ लेते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि वजह से ये माध्यम बढ़ दें, कोई धातु का नाम दे दे, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि वो कभी भी चालक नहीं बोलेगा, वो आपको कोई ना कोई धातु देकर बात करेगा कि दो आवेश है, उनका परिमाण दे दे, दूरी दे दे, और कर दे कि पहले निर्वात में है, और फिर क्या कर देगा उनके मध्य कोई भी धात्विक नाम दे दे, जैसे कॉपर का नाम दे दिया, आयरन दे दिया, सिल्वर, गोल्ड, किसी का भी देखिए आपसे बात कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण अपन ने देख लिया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, इसको अपन ने डेराइव किया और उसके आधार पे अपन ने क्या कहा कि जो कूलाम का नियम है वो किसकी अनुपालना करता है? आपके न्यूटन के तृतीय नियम के समतुल्य होता है। ठीक, फिर अपने लास्ट में पराविद्युतांक और आपेक्षिक विद्युशीलता के बारे में। तो हमने कहा कि पराविद्युतांक किससे? एप्सिलॉन आर से निरूपित किया जाता है, जो क्या होता है? माध्यम की विद्युशीलता और निर्वात की विद्युशीलता का अनुपात, या माध्यम के अंदर निर्वात की स्थिति में लगने वाले बल बट्टे माध्यम की स्थिति में लगने वाले बलों का अगर अनुपात ले तो वो किसके इक्वल होगा? पराविद्युतांक के। ठीक है, ये सब अपना आज के बारे में। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। दूसरी बात कि आपने जो पढ़ा है उसके का आपको कैसा समझ में आया, क्या है, उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे अपन अगले वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर और सुधार कर सकें। ठीक है, थैंक्स।